Hi friends, so welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our IE and IFS unit number 7 that is based on economic reform. दोस्तों आज हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा यूनिट 7 का पार्ट है। इससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को यूनिट 6 का हर एक यूनिट का थ्योरी और MCQ प्रोवाइड किया है। जो पेड मेंबर है उनको मैंने सभी चीज़ प्रोवाइड किए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक है जो कि हमें समझना है इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन रियल सेक्टर में किस प्रकार से आया है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंशियल सेक्टर में किस प्रकार से आया है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होता है, और लास्टली हम लोग देखेंगे दोस्तों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी भारत में कैसे कैसे रिफॉर्म्स आए। मैं आप लोगों को अपने JIV 2023 के टारगेट प्लान के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली ये एक हमारा क्रैश कोर्स है जो कि लॉन्च किया गया है एज पर आवर न्यू सिलेबस। वी आर कवरिंग 4 सब्जेक्ट दैट इज RBWM, IEFS, PPV एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। आपको दोस्तों यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोस मिलेगा, यूनिट वाइज थ्योरी PDF मिलेगा, यूनिट वाइज MCQs वीडियो मिलेगा, यूनिट वाइज MCQs PDF मिलेगा। द प्लान कॉस्ट इज ₹500 फॉर वीडियोज एंड PDF पर सब्जेक्ट एंड ₹200 फॉर ओनली PDF। एंड यदि आप चारों सब्जेक्ट के वीडियो और PDF कॉपी करेंगे दिस विल कॉस्ट यू ₹1800 एंड फॉर PDF दिस विल कॉस्ट यू ₹700 एंड फ्रेंड्स फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। एंड फ्रेंड्स यदि आप इस पार्टिकुलर पेड प्रोग्राम के हिस्सा बनते हैं तो यू नीड नॉट परचेज एनी बुक्स and the course content will suffice, will help you in clearing your examination in the first attempt. Okay, so there is no need of preparation of purchasing of book and going through the book because each and every point has been covered in this particular videos. So now to purchase you can WhatsApp me on the number shown on the screen. Now let's continue our today's session. So friends, so we were talking about पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में। तो दोस्तों इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गवर्नमेंट जो है एक डिक्लाइनिंग रोल एक स्पेसिफाई करती है किसके लिए, स्टेट के लिए, ठीक है, और एक्सपेंड करती है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब किस तरह का रिफॉर्म? तो प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंड करने का। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब डीरेगुलेशन होता है, या आप कह सकते हैं श्रिंकिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट का साइज को छोटा करना, ताकि जो भी डिस्टॉर्शन है रेगुलेशन के द्वारा, रेगुलेशन के कारण आ रहा है या गवर्नमेंट के कारण आ रहा है, उसको रिमूव कर सकें। तो दोस्तों मैं फिर से बता दूं इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब डीरेगुलेशन यानी कि रेगुलेशन को हटाना, सरकार के रेगुलेशन को हटाना और गवर्नमेंट के साइज को श्रिंक करना। क्यों श्रिंक करना? ताकि जो भी डिस्टॉर्शन आ रहा है रेगुलेशन के कारण या गवर्नमेंट के प्रेजेंस के कारण उसको हम लोग रिमूव कर सकें, ठीक है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब दोस्तों इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है रेगुलेशन को बढ़ा दें, नहीं, आप गवर्नमेंट प्रोग्राम को बढ़ा दें, ठीक है, ताकि ऐसे डिस्टॉर्शन को एलिवेट कर सके। नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब ये है कि आप डीरेगुलेट करें, आप साइज ऑफ गवर्नमेंट को घटाएं, ताकि जो है डिस्टॉर्शन जो भी हो रहा है रेगुलेशन के कारण उसको आप हटा सकें। तो दोस्तों हिस्टोरिकली यदि हम बात करें तो रिफॉर्म प्रोसेस जो है एक मार्केट ओरिएंटेड प्रोसेस है जो कि प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट को ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म दोस्तों प्राइवेट सेक्टर को फॉस्टर करता है, इट प्रमोट्स प्राइवेट सेक्टर। ओके, इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रमोट्स द प्राइवेट सेक्टर। तो वो क्या करता है, कैसे प्राइवेट सेक्टर को फॉस्टर करता है? ऑगमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द मार्केट को ऑगमेंट करके और फिर कंट्रोल करके मार्केट को ऑगमेंट करके और कंट्रोल करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देता है, ये हमारा रिफॉर्म प्रोसेस। तो दोस्तों इकोनॉमिक रिफॉर्म का एम यही है कि हम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को एक्सपेंड करें। कहाँ पे? इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को एक्सपेंड करने का ये प्रोसेस है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत में बात करें तो कब आया था? तो ये आया था दोस्तों 1991 में। दोस्तों 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म सबसे पहले हमारे भारत में आया था। क्यों आया था? क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स थे दोस्तों, जो जैसे मान लीजिए कि आपको मैं कुछ फैक्टर्स का नाम बताता हूँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स का नाम जैसे आप देख सकते हैं कि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैं आपको बताऊंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों इकोनॉमिक रिफॉर्म का मीनिंग ये है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए। तो 1980s से मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। तो 1980s में दोस्तों इंडिया में बहुत सारा चेंजेस आए। 1980s में कुछ रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। 1980s में दोस्तों कुछ रिफॉर्म्स आए थे जो कि वाशिंगटन कंसेंसस के इन्फ्लुएंस में आया था दोस्तों। वाशिंगटन कंसेंसस के इन्फ्लुएंस में 1980s में रिफॉर्म आया था। तो
तो 1918 में जो रिफॉर्म आया उसमें डीरेगुलेशन बहुत ही कम हुआ और लिबरलाइजेशन बहुत ही पार्शियल हुआ, ठीक है। लेकिन जो 1990s में रिफॉर्म आया उसका वाइडली इम्पैक्ट पड़ा। खासकर कहाँ का इम्पैक्ट पड़ा? इंडस्ट्री में, कॉमर्स में, इन्वेस्टमेंट में, एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो क्या क्या इकोनॉमिक फैक्टर था दोस्तों? ऐसा क्या हुआ था 1991 में कि इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा था? तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो बहुत ही खराब था। बैलेंस ऑफ पेमेंट समझते हैं दोस्तों? देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या होता है कि आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वो बहुत ही एडवर्स कंडीशन था। पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत ही पुअरली परफॉर्म कर रही थी। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बहुत ही घट गया था। गवर्नमेंट डेब्ट बहुत ही बढ़ गया था। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ही चरम सीमा पे थी। और वर्ल्ड बैंक और IMF ने बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशन डाल दिए थे। इन सभी के कारण इकोनॉमिक रिफॉर्म को 1991 में इम्प्लीमेंट किया गया। तो कहने का मतलब एक 1980 में भी आया था और एक 1991 में भी आया था, राइट। सो अब 1980 वाला उतना प्रभावी नहीं था, लेकिन 1991 वाला बहुत प्रभावी था। इसका कारण मैंने आपको समझा दिया, ये सभी फैक्टर्स के कारण। अब जरा बात करते हैं दोस्तों एक ट्रांसफॉर्मेशन की। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन और जो हमारा इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन था, इसने क्या किया? भारतीय अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक लगाट से वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। क्या क्या चीज़ दोस्तों मैंने क्या बताया? ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जिसे कहते हैं, और एक है इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन, यानी इंडस्ट्री को मॉडर्न बनाओ, ठीक है। इन दोनों के कारण हमारा जो इकोनॉमी था वो कभी पीछे जा रहा था, उसको वर्ल्ड मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। और दोस्तों ये जो नए इकोनॉमिक रिफॉर्म है ना, ये बेसिकली न्यू लिबरल पॉलिसीज़ हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में लाए थे। इसके 3 मेन पिलर्स कौन थे दोस्तों? LPG। इसके 3 मेन पिलर कौन थे? LPG क्या होता है? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन राष्ट्र विश्वकरण होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं इसमें इसका मेन पर्पस क्या था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बहुत ज़्यादा हो। तो मेन पॉइंट क्या था दोस्तों? ग्रोथ को बढ़ाना। कौन सी ग्रोथ को? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। इन्फ्लेशन जो कि चरम सीमा पे था उसे क्या करना? कम करना। उसके अलावा दोस्तों जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है, उसे कम करना। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू है उसे एड्रेस करना। तो ये 4 चीज़ के लिए ये इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 को लाया गया था, प्लीज़ रिमेंबर। तो दोस्तों ये रिफॉर्म, इस रिफॉर्म के कारण दोस्तों क्या हुआ कि पॉलिसीज़ में कुछ चेंज लाया गया। कहाँ कहाँ? टेक्नोलॉजी को एडवांस किया गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में कुछ पॉलिसी में चेंज लाया गया। जो भी प्राइवेट सेक्टर पे रिस्ट्रिक्शन थे उसे एबॉलिश किया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दिया गया। तो इस प्रकार के पॉलिसी चेंजेस लाए गए। तो दोस्तों FDI क्या होता है दोस्तों? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम लोग आगे बात करेंगे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना ये की गोल था 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म का, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था इसके कारण जो पॉवर्टी थी वो घट गई, एग्रीकल्चर में कैपेसिटी बढ़ी, हमारी आउटपुट, इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ा। तो ये सभी इसके एडवांटेज थे। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन रियल सेक्टर। तो दोस्तों जो हमारा इकोनॉमिक चेंजेस आए थे 1991 में जो इकोनॉमिक चेंजेस आए थे वो किस कारण आए थे? तो वो क्राइसिस जो था, हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस जो था उसके कारण से 1991 में इकोनॉमिक चेंज आए थे। क्राइसिस किस कारण से आया था दोस्तों? डेब्ट के कारण आया था, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा डेब्ट, कर्ज में था, ठीक है। कर्ज के कारण क्राइसिस आया और क्राइसिस के कारण इकोनॉमिक चेंजेस आए। और दोस्तों इस क्राइसिस हुआ क्यों था कि हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था का जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही पुअर था 1980s में, ठीक है। और इसी रिफॉर्म को हम लोग LPG कहते हैं। तो L मतलब लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि रेगुलेशन इम्पोज्ड ऑन ट्रेड एग्रीमेंट मस्ट बी रिलैक्स। यानी दोस्तों दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रेडिंग था, ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट था, उस पर जो रेगुलेशंस है, उस पर जो नियम कानून है उसको आपको छूट देना पड़ेगा, रिलैक्स देना पड़ेगा, ताकि ट्रेड जो है वो थ्राइव कर सके, राइट। तो इसमें क्या था दोस्तों? ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक फ्रंटियर को खोला जाए इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए। तो दोस्तों बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जो कि लिबरलाइजेशन के द्वारा इन्फोर्स किए गए। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, मेन फॉर्म बताता हूँ कि जैसे दोस्तों देखिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया गया, गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबॉलिश किया गया और इम्पोर्ट आयात करने की लिबर्टी दी गई, पहले नहीं थी, राइट। आयात करने की लिबर्टी दी गई। तो ये सभी चेंजेस, रिफॉर्म्स लाए गए। प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटाना और इंपोर्ट, गुड्स को इंपोर्ट कर सके इसकी लिबर्टी देना।
सो दीज आर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विच आर इन्फोर्स्ड अंडर लिबरलाइजेशन। 3 मेन पॉइंट याद रखिएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा, गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग घटा, और इंपोर्ट गुड्स को इंपोर्ट करने की लायबिलिटी दी गई। ये सभी हमारे लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा पी से क्या होता है दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि वो बहुत सारी सर्विसेज को ओवरसी करे, लेकिन पब्लिक सेक्टर का रोल आप क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, राइट। मतलब प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारे सेक्टर्स में आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों बहुत सारा फॉरेन पार्टिसिपेशन को लाया गया, FDI फ्लो बढ़ाया गया, हेल्दी कंपटीशन बनाया गया इंडियन गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। तो FDI फ्लो के कारण क्या हुआ कि हमारे जो भारत में जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे थे, इसको कंपटीशन मिला विदेश वाले प्रोडक्ट के साथ, राइट। तो यहाँ वो कैसा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन दो तरह का होता है, हेल्दी और अनहेल्दी, राइट। तो हेल्दी कंपटीशन मिला। फिर तीसरा है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन दोस्तों क्या होता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप पूरे इंडियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय का जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा डिपेंडेंट होगा ग्लोबल इकोनॉमी पे एंड वाइस वर्सा। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व की अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहेगी और विश्व की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहेगी, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ये भी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया, इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज किया दूसरे कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो बहुत सारे ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़ के कारण इंडिया फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नॉलेज को अट्रैक्ट कर पाया। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमारे रियल सेक्टर का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन था। तो रियल सेक्टर में मैंने आपको 3 बताए, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या बताया दोस्तों कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया गया, गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रूल्स थे उसे हटाया गया और गुड्स को इंपोर्ट करने की लिबर्टी दी गई। लिबरलिसी नाम पर है इसका लिबरलाइजेशन। दूसरा मैंने आपको बताया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में FDI फ्लो को बढ़ाया गया, फॉरेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया। फिर दोस्तों थर्ड था हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़ में क्या हुआ कि फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट कर सके, टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट कर सके, नॉलेज को अट्रैक्ट कर सके। तो दीज वेर थिंग विच वेर इंक्लूडेड इन ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो दोस्तों 1990 तक इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर था वो उसमें क्या था दोस्तों, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था मैं आपको समझाता हूँ। इंटरेस्ट रेट दोस्तों कंट्रोल्ड था। मैं आपको 1990 की कहानी बता रहा हूँ। 1990 से पहले भारत के जो फाइनेंशियल सेक्टर थे उनका जो इंटरेस्ट रेट था वो कंट्रोल था, ठीक है। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज करती थी। फिर दोस्तों माइक्रो रेगुलेशन बहुत ज़्यादा था, छोटे छोटे चीज़ पे रेगुलेशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और दोस्तों जो प्राइमरी गोल था इस चेंज का वो ये था कि हम एक इफ़िशिएंट, प्रोडक्टिव और कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल इंडस्ट्री को बना पाएँ, राइट। तो अब उसके लिए क्या क्या लाया गया, तो यदि ओवरऑल परफॉर्मेंस को इन्हांस करना था, बैंकिंग सेक्टर के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इन्हांस करना था, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमिटीज़ का गठन किया। तो आप देखिए कौन कौन सी कमिटीज़ है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला कमिटीज़ है, ताकि इस कमिटी का यही था मेन मकसद कि फाइनेंशियल सेक्टर को एफिशिएंट बनाया जाए, कॉम्पिटिटिव बनाया जाए और स्टेबल बनाया जाए। तो देखिए पहला कमेटी था चक्रवर्ती कमेटी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, नरसिम्हन कमेटी वन ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ये 1985 का है, ये 1991 का है। पद्मनाभन कमेटी ऑन टू रिव्यू बैंक सुपरविजन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमेटी है हमारा नरसिम्हन कमेटी 2 तो ऑन द रिव्यू ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, वर्मा कमेटी ऑन वीक बैंक्स, RH खान कमेटी ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स, ठीक है। सो दोस्तों ये सभी हमारी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, चक्रवर्ती कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, पद्मनाभन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी 2, वर्मा कमेटी, RH खान कमेटी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कमिटीज़ और उनके रिकमेंडेशंस को फॉलो किए गए। ये सभी कमेटी का गठन किया गया और इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया दोस्तों उसे क्या किया गया, फॉलो किया गया। चलिए तो अब जरा बात करते हैं दोस्तों कि और क्या क्या रिफॉर्म्स आए बैंकिंग सेक्टर में, वो जरा देखते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का स्टार्टिंग हुआ इंट्रोडक्शन एंड फेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रूडेंशियल मेजर्स। दोस्तों प्रूडेंशियल मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद दोस्तों किस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, कंपटीशन इन्हांसिंग मेजर, कंपटीशन को बढ़ाने वाला जो मेजर्स है उसे, ऑगमेंटेशन ऑफ द रोल ऑफ मार्केट फोर्स के रोल को बढ़ाया गया। इंस्टीट्यूशनल और लीगल मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे लोक अदालत का फॉर्मेशन, DRT डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन, ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का फॉर्मेशन, सुपरवाइजरी मेजर को इंट्रोड्यूस किया गया और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। आपको पता होगा DRT, लोक अदालत, ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सुपरवाइजरी मेजर, ये सभी हमारे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हैं।
राइट। तो दोस्तों ये सभी रिफॉर्म्स का एम क्या था कि एक प्रूडेंशियल रेगुलेशन और सुपरविजन को इस्टेब्लिश किया जा सके। एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनको कंपटीशन दिया गया, ठीक है, और एफिशिएंसी इनहांसिंग पॉलिसीज इन्हें प्रोवाइड की गई। तो ये सभी हमारे बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स थे। अब जरा बात करते हैं हम लोग बैंकिंग सेक्टर में डिटेल में, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। तो दोस्तों फर्स्ट फेज में क्या हुआ, फर्स्ट फेज दोस्तों नरसिम्हन कमेटी के फर्स्ट फेज को कहते हैं, जो कि फरवरी 1992 का है। तो उस वक्त क्या था कि कमर्शियल बैंक जो है हमारे, उनके फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा बिल्डिंग करना था और उन्हें एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बनाना था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमेटी को अपॉइंट किया, गठन किया। उस कमेटी का नाम था कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसे हम लोग CFS भी कहते हैं। चेयरमैन कौन थे, M नरसिम्हन उसके चेयरमैन थे। तो दोस्तों कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम CFS किसने इस्टेब्लिश किया ये हाई लेवल कमेटी का सरकार ने इस्टेब्लिश किया, किसके चेयरमैन में, नरसिम्हन एच नरसिम्हन के चेयरमैनशिप में। तो इस कमेटी का जो रिकमेंडेशन आया दोस्तों, उसके बेसिस पे RBI ने कुछ गाइडलाइंस दिए। किसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस दिए, इनकम रिकॉग्निशन। जब आप NPA टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकम रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग गाइडलाइन दिया गया और प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट के क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग गाइडलाइंस दिया गया। किसने दिया था, नरसिम्हन ने दिया था। किस कमेटी के अंतर्गत, द कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम। ये 1992 में सेटअप हुआ था। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग गाइडलाइंस दिए गए। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है जो कि 1992 में हुए थे बैंकिंग सेक्टर में, वो मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल एडिक्वेसी रिफॉर्म्स, प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, जो CRR है और जो SLR है उसको घटा दिया गया। लैंडिंग रेट को डीरेगुलेट किया गया, सरकार के हाथ से हटाया गया। क्रेडिट डिलीवरी पॉलिसी को इम्प्रूव किया गया। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी सिस्टम हुआ। मर्जर एंड एमालगमेशन हुआ। नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए। तो ये सभी बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स है हमारा फर्स्ट फेज में, जो कि 1992 का फेज है। जो सेकेंड फेज था दोस्तों नरसिम्हन कमेटी का, वो था दोस्तों 1998 का। तो 1998 में जो गवर्नमेंट ने क्या बनाया था, कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म बनाया था। किसके चेयरमैनशिप में, यही है CFB, राइट। तो कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म लाया था M नरसिम्हन के चेयरमैनशिप में, ताकि बैंकिंग सेक्टर के प्रोग्रेस को रिव्यू कर पाए। ये कब आया था, 1998 में, ठीक है। तो और कुछ रिफॉर्म्स दे पाए जिसके द्वारा हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम और स्ट्रेंथन हो। तो इसका बेनिफिट क्या क्या मिला, सेकेंड फेज का, डीरेगुलेशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग का डीरेगुलेशन हुआ। प्रूडेंशियल नॉर्म्स और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को लाया गया। कैपिटल एडिक्वेसी को लाया गया, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं। आप बार बार ये वर्ड सुन रहे होंगे, प्रूडेंशियल नॉर्म। अब ये है क्या, तो मैं आपको समझाता हूँ। अब जरा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मेन माइलस्टोन्स है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का। तो सबसे पहला है प्रूडेंशियल नॉर्म। प्रूडेंशियल नॉर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रूडेंशियल नॉर्म का मतलब कि आप इंटरनेशनल बेस्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं अपने बैंकों में। जो भी आप विदेश के बैंकों में देख रहे हैं कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है, उसको आप अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, राइट। यही होता है प्रूडेंशियल नॉर्म। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो बेस्ट रूल्स हैं, आप उसे अपने कंट्री में फेज मैनर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि बैंकिंग सिस्टम के रिस्क को घटाया जा सके। अब उसके अलावा क्या कर रहे हैं आप, उसके अलावा दोस्तों प्रूडेंशियल नॉर्म में क्या होता है कि आप रिस्क वेट कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, जिसे हम लोग रिस्क CRAR कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल रिस्क वेट एसेट रेशियो, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग नॉर्म्स लगा रहे हैं, जो हम लोग अकाउंटिंग, जो हमारा FAB है ना, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर, उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, अकाउंटिंग नॉर्म्स आते हैं। ये सभी मेजर्स को लाया गया। रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ रिस्क, अब रिस्क के कितने तरह के रिस्क होते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करना। रिस्क वेट को ऐसे असाइन करना अलग अलग एसेट क्लास को। जैसे कि आपका मान लीजिए कि एक एसेट क्लास है, वैसे मान लीजिए होम लोन है, ठीक है, तो एक हो गया कॉर्पोरेट लोन हो गया। तो होम लोन को आपने एक अलग रिस्क वेट दिया, मान लीजिए 100% दिया। कॉर्पोरेट लोन को आपने 150% रिस्क वेट दिया। ये सभी का असाइनमेंट अलग अलग एसेट क्लास को आपने मार्क टू मार्क प्रिंसिपल लगाया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। ये क्या होता है, मार्क टू मार्केट, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सभी आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग BFM में, जब CRE पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप लोग ये देखिए कि क्या उनको प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मतलब क्या होता है। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स में से क्या क्या इंप्लीमेंट किया गया, रिस्क वेट कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग नॉर्म्स, रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ रिस्क, असेसमेंट ऑफ रिस्क वेट टू वेरियस एसेट क्लासेस, ये सभी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया। चलिए, तो ये सभी हमारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स थे। तो इस रिफॉर्म का मेन फोकस ये था कि NPA कम करना, कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ाना और ऑपरेशन को डाइवर्सिफाई करना। तो हमें क्या करना था कि बैंक के जो रिसोर्सेज हैं
उसे डायरेक्ट करना था छोटे छोटे एरिया में और एफिशिएंसी बढ़ाना था। तो एक ग्रिड अप्रोच को लाया गया, ठीक है, और डिफरेंशिएशन बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया गया यूनियन बजट 2014 में। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड माइलस्टोन की, वो है सुपरवाइजरी रिफॉर्म। पहला माइलस्टोन हमने डिस्कस किया जो कि था दोस्तों जो कि पहला माइलस्टोन दोस्तों क्या था, प्रूडेंशियल नॉर्म। सेकंड माइलस्टोन था दोस्तों सुपरवाइजरी रिफॉर्म। तो इसमें भी क्या क्या स्टेप लिए गए, इसमें दोस्तों बीएफएस को इस्टेब्लिश किया गया। बीएफएस क्या होता है, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। ये एपेक्स सुपरवाइजरी अथॉरिटी है कॉमर्शियल बैंक के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए, इसे कहते हैं बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। उसके बाद क्या किया दोस्तों, कैमल्स को इम्प्लीमेंट किया गया। अब कैमल्स क्या होता है, फुल फॉर्म पूछेगा, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट और अर्निंग लिक्विडिटी सुपरवाइजरी रेटिंग सिस्टम, ये यही होता है कैमल्स। कैमल्स का फुल फॉर्म दिया पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमल्स सी से कैपिटल एडिक्वेसी, ए से एसेट क्वालिटी, ठीक है, एम से मैनेजमेंट, ई से अर्निंग और एल से लिक्विडिटी, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कैमल्स, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों और क्या किया गया कि हमारे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन किया गया, ड्यू डिलिजेंस को इन्हांस किया गया, ठीक है। फिर कंपटीशन रिफॉर्म हमारा थर्ड माइलस्टोन है। तो इससे क्या हुआ था दोस्तों, अब रिफॉर्म से पहले भारतीय जो बैंक थे वो कॉम्पिटिटिव नहीं थे, राइट, और वो इनएफिशिएंट है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था, इसके कारण से हमारे जो पुराने पब्लिक सेक्टर बैंक थे वो इनएफिशिएंट थे, अनकॉम्पिटिटिव थे, और उस वक्त प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन सेक्टर बैंक थे ही नहीं, बहुत कम थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पीएसबीज का जो ऑटोनॉमी है उसको एक्सटेंड किया और जो पब्लिक ऑनरशिप है उसको कम किया ऐसे पीएसबीज में। कैसे कि जैसे उन्होंने अलाउ किया कि वो कैपिटल ऑब्टेन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से अप टू 49% ऑफ पेड अप कैपिटल। किसको अलाउ किया, पब्लिक सेक्टर बैंक को, यानी अपना जो गवर्नमेंट का जो शेयर था वो उसने घटा दिया और पब्लिक सेक्टर बैंक को बोला कि आप 49% तक का शेयर जो है कैपिटल मार्केट से ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, अपना जो शेयर है उसे घटाता गया ताकि कॉम्पिटिटिव बना सके हम अपने पब्लिक सेक्टर बैंक को, ठीक है। तो इसके अलावा क्या हुआ, जो हमारे प्राइवेट बैंक है, जो हमारे इंटरनेशनल बैंक है, उनको परमिशन दिया गया कि आप भारत में ऑपरेट कर सकते हैं ताकि एक कंपटीशन का कल्चर बने, राइट। पहले बैंक इन कॉम्पिटिटिव थे, कंपटीशन था ही नहीं, और दूसरी बात की एफिशिएंसी भी नहीं था, राइट। तो दोस्तों कुछ नॉर्म्स लाए गए, ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स लाए गए प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के लिए, फॉरेन और जॉइंट वेंचर बैंक्स की एंट्री के लिए, ठीक है। तो किस फॉर्म में नॉर्म्स लाए गए, एफडीआई के फॉर्म में, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, और फिर एफपीआई के फॉर्म में। एफपीआई क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टेक्निक। सो इस तरह के नॉर्म्स लाए गए जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिफॉर्म्स। चलिए अब जरा देखते हैं मार्केट रिफॉर्म्स, हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन है, इसमें क्या क्या चेंजेस लाया गया। तो मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर दोस्तों जो हमारा एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट मेजर था, राइट, जो हमारा इंटरेस्ट रेट मेजर था उसे हटाया गया, सीआरआर और एसएलआर रेट को हटाया गया, ठीक है, जो पहले हायर लेवल पे था सीआरआर और एसएलआर रेट उसे हटाया गया। फिर ट्रेजरी बिल को डिसकंटिन्यू किया गया, ठीक है, एडहॉक ट्रेजरी बिल को डिसकंटिन्यू किया गया। और दोस्तों मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया, यानी जीसे का मार्केट डिटरमाइंड प्राइस को डिसकंटिन्यू किया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक प्योर इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ऑक्शन बेस्ड रेपो एंड रिवर्स रेपो का इम्प्लीमेंटेशन करवाया गया शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। ये सभी हमारे मार्केट रिफॉर्म्स हैं। क्या क्या किया गया, सीआरआर एसएलआर के रेट को घटाया गया, एडहॉक ट्रेजरी बिल को डिसकंटिन्यू किया गया, फिर उसके बाद प्योर इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट को इस्टेब्लिश किया गया, ऑक्शन बेस्ड रेपो और रिवर्स रेपो रेट को इम्प्लीमेंट करवाया गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद ये सभी चीज़ें करवाए गए मार्केट रिफॉर्म के सेगमेंट में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन है वो है इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स। इसके अंदर दोस्तों क्या क्या रिफॉर्म्स आए, तो लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है, तो लोक अदालत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसीज, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज एआरसी, सब कुछ पढ़ना है आपको। लोक अदालत भी एक चैप्टर है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी एक चैप्टर है, एआरसीज भी एक चैप्टर है, सेटलमेंट एडवाइजरी कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, सीडीआर हम लोग समझेंगे आगे, सीडीआर को इम्प्लीमेंट किया गया। दोस्तों सभी चीज़ हम लोग को आगे समझना है, अभी फिलहाल आप नाम सुनते चलिए, लोक अदालत, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सेटलमेंट एडवाइजरी कमेटी, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म, ये सभी चीज़ लाए गए ताकि रिकवरी को फास्टर कर सकें, रिस्ट्रक्चरिंग को फास्टर कर सकें। सारफेसी एक्ट को अडॉप्ट किया गया, सारफेसी का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारफेसी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। मैं फिर से बता दूं दोस्तों,
दोस्तों सारफेसी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इसे हम लोग सारफेसी एक्ट कहते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ हमारे इंस्टीट्यूशनल और लीगल रिफॉर्म्स में चेंजेस आए। उसके अलावा दोस्तों आईबीसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये कब आया? 2016 में आया। और रिकैपिटलाइजेशन प्लान आया पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। तो ये सभी चेंजेस लाए गए थे दोस्तों इंस्टीट्यूशनल और लीगल रिफॉर्म्स में। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं सीसीआईएल क्या होता है, पूछा जाएगा सीसीआईएल क्या होता है। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये दोस्तों एक सेंट्रल काउंटर पार्टी की तरह काम करता है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के लिए। इसके लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ट्रेजरी बिल, आपके कॉर्पोरेट डेब्ट पेपर, ये सभी हमारे मनी मार्केट, कमर्शियल पेपर, ये सभी हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो उनके लिए ये काउंटर पार्टी की तरह काम करता है। कौन? सीसीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम को लाया गया। कब लाया गया? 1995 में लाया गया, 1995 में लाया गया, जिसके द्वारा क्या हुआ कि बैंक क्लाइंट को अपने ग्रीवियांस को रिजॉल्व करने में एक क्विक सहायता मिला। 1995 में बैंकिंग ओम्बड्समैन को भी लाया गया था। तो ये सभी मार्केट इंस्टीट्यूशनल और लीगल रिफॉर्म थे। उसके बाद दोस्तों है हमारा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। तो टेक्नोलॉजी रिफॉर्म में क्या गया? इन्फिनेट को इस्टेब्लिश किया गया। इन्फिनेट दोस्तों क्या होता है? दोस्तों ये एक फाइनेंशियल सेक्टर का कम्युनिकेशन का बैकबोन है। ठीक है, इन्फिनेट। और दोस्तों नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम यानी एनडीएस को इम्प्लीमेंट किया गया फॉर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये एनडीएस दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होता है वो एनडीएस के माध्यम से होता है। और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद दोस्तों एटीएम का यूज, कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन का यूज, मोबाइल बैंकिंग, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, इसको नेफ्ट बोलते हैं, ईसीसीएस एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग प्रोसेस, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ईसीसीएस एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग प्रोसेस। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ये सभी को इम्प्लीमेंट किया गया। अब दोस्तों एक कमेटी था, इसको नाम रखिएगा, याद रखिएगा, केसी चक्रवर्ती कमेटी। ये कमेटी ने क्या बताया दोस्तों? ये कमेटी ने इस कमेटी ने दोस्तों आईटी विजन बताया, आईटी विजन डॉक्यूमेंट, ठीक है, 2011 से लेकर 17 तक, ताकि जितने भी रिजर्व बैंक्स हैं या बैंक्स हैं उनको रोड मैप दिया गया कि कैसे वो आईटी को यूजेस को बढ़ाएंगे। उसके अलावा दोस्तों डिजिटल रिवॉल्यूशन आया, जैसे PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना, eKYC, नो योर कस्टमर, UPI। इसके कारण एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया कि जिस तरीके से भारत इंटरेक्ट कर रहा था फाइनेंशियल सर्विसेज से और कंज्यूम कर रहा था। और PMJDY दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लॉन्च किया गया था, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सभी हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिफॉर्म आए। जो हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है या DBT है, ये सरकार ने इसे इनिशिएट किया था 1 जनवरी 2013 को, ताकि कैश सब्सिडी को ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म को चेंज कर सकें। तो दोस्तों आज के लेसन में हम लोग यही समाप्त करते हैं। एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट हमने पढ़ा। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है, कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को एक्सपेंड किया जाए। इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत में आया था 1991 में। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे हमारा पब्लिक सेक्टर बहुत ही पोरली परफॉर्म कर रहा था, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही खराब था, हमारा दोस्तों इन्फ्लेशन का बहुत ही बड़ा प्रेशर था। दोस्तों मैं हर एक वीडियो के शुरुआत में और अंतिम में क्विक रिवीजन जरूर बताता हूँ उस पार्टिकुलर सेगमेंट का, जिससे आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। हमारा कर्ज बहुत ही बढ़ गया था और वर्ल्ड बैंक और IMF बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगा दिए थे। उसके बाद दोस्तों नया इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया 1991 में। इसका 3 मेन पिलर था, LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म यदि रियल सेक्टर की बात करें तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे ट्रेड एग्रीमेंट थे, जो भी उस पर रेगुलेशन थे उसको रिलैक्स कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया गया, गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था उसे हटाया गया और आयात कर सके, इंपोर्ट कर सके, इसकी लिबर्टी दी गई। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ दोस्तों? FDI के फ्लो को बढ़ाया गया, फॉरेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया, जिसके हमारे इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज को हेल्दी कंपटीशन मिला। ग्लोबलाइजेशन में क्या बताया दोस्तों? ग्लोबलाइजेशन में दोस्तों हमारा कंट्री दूसरे कंट्री के साथ या पूरे वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट हो गया और जिस कारण FDI को इंक्रेज किया गया। यदि हम फाइनेंशियल सेक्टर की रिफॉर्म्स की बात करें तो बहुत सारी कमिटीज़ का गठन किया गया, जैसे चक्रवर्ती कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी, नरसिम्हन कमेटी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, पद्मनाभन कमेटी रिव्यू बैंक सुपरविजन, नरसिम्हन कमेटी टू रिव्यू ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, वर्मा कमेटी वीक बैंक, RS खान कमेटी हार्मोनाइजेशन ऑफ रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स।
ये सभी कमिटीज़ का गठन किया गया। उसके बाद दोस्तों मैंने बैंकिंग यूनिट रिफॉर्म के बारे में आपको बताया। इसका पहला फेज था 1992 का, जिसमें कमिटी ऑफ CFS यानी कमिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ नरसिम्हन। दोस्तों इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए मैं आपको बताया। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, फिर CRR SLR को घटाना, क्रेडिट डिलीवरी को इम्प्रूव करना, DRT को इंट्रोड्यूस करना, ये सभी मर्जर एंड एमालगमेशन को लाया गया। सेकंड फेज आया 1998 में, इसमें ब्रांच लाइसेंसिंग को डिरेगुलेट किया गया, कैपिटल एडिक्वेसी को बढ़ाया गया, प्रूडेंशियल नॉर्म्स को लाया गया। इंपॉर्टेंट माइलस्टोन में आपको बताया प्रूडेंशियल रिफॉर्म। इसके अंदर दोस्तों NPA, कैपिटल एडिक्वेसी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन पे फोकस किया गया। कैमल्स को इंप्लीमेंट किया गया। कैमल्स होता है कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग एंड लिक्विडिटी। फिर दोस्तों कॉम्पिटिटिव रिफॉर्म्स लाए गए। कॉम्पिटिटिव रिफॉर्म्स में दोस्तों आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक के कंपटीशन को बढ़ाने के लिए और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक और इंटरनेशनल बैंक को ले आया, और पब्लिक सेक्टर बैंक को बोला कि आप 49% शेयर कैपिटल मार्केट में अपना शेयर खरीदवा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ मार्केट रिफॉर्म्स आए, ठीक है, तो CRR SLR को घटाया गया, ये सब मैंने आपको बताया। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए, लोक अदालत, सारफेसी एक्ट, ये सभी चीज़ को लाया गया। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको इस तरह के लेक्चर्स चाहिए सभी चैप्टर्स के लिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। नंबर आपके स्क्रीन पर शो किया गया है, एंड आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी यूनिट्स PDF एंड MCQs एज वेल एज वीडियोज़। धन्यवाद।